परफेक्ट आ गया, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ का क्लासेस। तो जो आज आपने 8th क्लास का आपका जो आज साइंस का पेपर था जो जेके बोस ने कंडक्ट कर दिया हुआ था, तो बेटा उस चीज़ के लिए मैं आपको हर एक सवाल की एक्सप्लेनेशन लेकर आ गया बेटा इस वाले वीडियो में। आई होप कि बेटा जो मैं यहाँ पर आपको हर एक सवाल का आंसर जो दिखाऊंगा, आई होप कि आपने भी वही आंसर्स आपके एग्जामिनेशन में दिए हुए होंगे। तो जो बेटा आज का जो हमारा यहाँ पर ये वीडियो रहेगा, हर एक एक्सप्लेनेशन होगी परफेक्ट आपके सवाल की। और आई होप कि मतलब जो जैसे मतलब जिस कॉन्सेप्चुअल हिसाब से मैं आपको हर एक सवाल दिखाऊंगा, आई होप कि आपने उसी तरीके से भी अपने एग्जामिनेशंस में किया हुआ होगा और उसी तरीके से आपके टीचर्स ने भी बेटा आपको पढ़ाया हुआ होगा ये चीज़। क्योंकि बेटा आप देखो, मतलब अगर क्लास 8 में फॉर एग्जाम्पल आपको इस पैटर्न का आज पेपर मिला, ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज बेटा दिस इज द बेस। और इस वाली बेस से आपको एक अप्रोच मिलता है कि हाउ टू सिट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको एक पहले ही आज एनवायरनमेंट मिल रहा है कि कैसे आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैसे हमको उन क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना पड़ता है, कैसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना पड़ता है और क्या अप्रोच रहता है हमारा बेटा। ठीक है बेटा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ गलत भी उसको हुआ होगा तो कोई भी बात नहीं, बट दिस इज द बेस। ये भी एक बेस है क्लास 8 आपको। अगर आप यहाँ पर इतना अच्छा कर रहे हो, फिर भी अगर आपने अच्छा पेपर किया भी होगा या कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए, कोई भी परवाह नहीं है, बिकॉज दिस इज द बेस एंड दिस बेस इज गोइंग टू लीड टू यू अ सक्सेसफुल फ्यूचर पर। ठीक है बेटा, तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिखाऊंगा, हर एक सवाल की एक्सप्लेनेशन पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना बेटा मेरी ओर। बेटा सवाल नंबर 1 जो है बेटा वो है कि A reflection of a light by a plane mirror has been shown in the figure A and here R represents, R के represent कर रहा है बेटा। देखो बेटा, अगर हम इस सवाल की ओर देख लेंगे, ये सवाल ऐसा है कि बेटा यहाँ पर आपको एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। और यहां से बेटा एक लाइट आ रही है और वो लाइट यहां से होकर रिफ्लेक्ट हो रही है। और बेटा ये जो है ये आपका नॉर्मल है, इन्होंने इसको रखा है नाम एज आर, इसको रखा है बेटा नाम एज पी, और इसको रखा है नॉर्मल को नाम एज क्यू, इसको रखा है नाम एंगल ऑफ, इसको रखा है एस नाम और इसको रखा है टी नाम। तो देखो बेटा, इसने सवाल आपका क्वेश्चन जो जिसने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है उसने टोटली आपके दिमाग के साथ यहां पर खेला हुआ है। आप बोलोगे सर कैसे खेला हुआ है? जब बेटा हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हम उनको ऐसे डायग्राम दिखाते हैं कि वहां से आ रही है इंस्टेंट लाइट, क्योंकि तब हम एरो ऑफ लाइट को दिखाते हैं नीचे और यहां से निकलती है रिफ्लेक्टेड लाइट। आप देखो कितना इस एग्जामिनर ने आपके दिमाग के साथ खेला हुआ है। इसने आर को यहां पर रिप्रेजेंट किया है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलेंगे शायद आर यहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट तो नहीं है, लेकिन नहीं बेटा, सारा गलत। देखो बेटा, ये जो आपका आर है, इस आर के पास एरो नीचे है, इसका मतलब है ये वाली लाइट जो है, आर वाली लाइट जो है, ये आपके प्लेन मिरर पर आ रही है। जो लाइट आती है प्लेन मिरर पर उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो यहां से ये पी रे निकली इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो यहां पर आपकी जो ये क्यू है ये है नॉर्मल। यहां पर एग्जामिनर ने आपके दिमाग के साथ खेला हुआ है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द इंसिडेंट रे। आर इज हियर द इंसिडेंट रे। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, इंसिडेंट रे। हो गया पहला सवाल कंप्लीट बेटा, एंड आई होप कि आपने इसी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर यह सवाल किया हुआ होगा। शाबाश, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। और इनफैक्ट मैं ये भी उस एग्जाम जिसने ये क्वेश्चन निकाला हुआ है, जिसने ये पेपर निकाला हुआ है और जिसने उसके बाद ये क्वेश्चन रखा हुआ है, उसमें आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स जो इसने यहाँ पर इस क्वेश्चन में डाले हुए हैं, सो दैट कि एक थोड़ा हटके सवाल उसने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ कार or a bus moves on a road, the type of the friction experienced by its wheels is, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द रोलिंग फ्रिक्शन। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। आप मान लीजिए कि आपके पास बेटा एक इसने बस का सवाल दिया, उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको इस सवाल के रिलेटेड बताऊंगा। हम हर एक ऑप्शन की पहले बात कर लेंगे। पहले जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की इसने बात की है। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? बेटा आपको पता है, सपोज अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहां पर कोई टेबल है फॉर एग्जांपल, और इस टेबल पर कोई बैग है, ठीक है बेटा, दिस इज अ बैग हियर, और आप मान लीजिए कि ये बैग बहुत ही भारी है। अब मैं इस बैग को इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन पर लेना चाहता हूं, तो अगर मैं इस बैग, और बैग भारी है, और अगर अब मैं इसको पुश कर रहा हूं इस बैग को, और ये बैग अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहा है, क्यों नहीं हिल रहा है? दैट फ्रिक्शन विच इज रेस्पॉन्सिबल कि जो ये बैग
मेरे इस फोर्स की वजह से भी हिल रहा नहीं है, उसको हम बेटा बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। इसमें और वापस धक्का दीवानी मुझे वापस वहां से धक्का दे रहा है मेरे इस फोर्स को, ठीक है, उस फोर्स को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन जब मैंने अब इस फोर्स को इतना ज्यादा लगाया कि मैंने इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया, बट ऑन दैट वरिज कि जब अब थोड़ा सा ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ये अब ब्रेक होने वाला है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्रेक पॉइंट। आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि हम ये वाला टॉपिक जो है ये हम पहले स्टूडेंट्स को बाय ग्राफ अप्रोच ही पढ़ा देते हैं, ठीक है बेटा। तो व्हेन दैट फ्रिक्शन इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक, यानी वो ब्रेक उसको बेटा बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो हमारा सवाल है कार के लिए अभी तो इन दोनों ऑप्शंस में कोई नहीं आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपको समझ में आया, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ द फ्रिक्शन जो अपोज करता है हमारे फोर्स को। लेकिन जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन उस वाले पॉइंट पर आ जाता है, कब उस वाले पॉइंट पर आ जाता है? जब वो ब्रेक होने लगता है, यानी उसके बाद थोड़ा सा अब ये मूव नहीं करेगा पर अब ऑन द वर्ज ऑफ मूव है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब अब इसने यहां पर मूव कर दिया यानी धक्के हमारे से, उसको बेटा बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम किसको बोलेंगे? जब वो स्लाइड कर लेगा और वो वाला फ्रिक्शन उसको अपोज कर लेगा, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन बेटा समझ लेना यहां पर बात, क्वेश्चन यहां पर है when a car or a bus moves on a road, the type of the friction experienced by its wheels is। लेकिन आपको पता है जो कार होती है उनके जो व्हील्स होते हैं बेटा वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है बेटा, वो सिलेंड्रिकल होते हैं। तो उस वाली टाइप वो वाली फ्रिक्शन जो उस फ्रिक्शन जो इस वाली मोशन को अपोज कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि ये जो टायर्स होते हैं ये रोल करते रहते हैं, रोल करते, इनको जो फ्रिक्शन अपोज कर दैट इज टू बी कॉल्ड एज द रोलिंग फ्रिक्शन। सो द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय इट्स व्हील्स इज रोलिंग। द करेक्ट आंसर इसका है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। और याद रख लेना बेटा ये बात, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द sliding friction and the sliding friction is always greater than that of the rolling friction बेटा। तो ये था कॉन्सेप्ट। देखो मैं इसलिए कॉन्सेप्ट को भी बता देता हूं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द 8th क्लास इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज यू हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट्स इन हायर क्लासेस। सो इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर साउंड हियर, इजीली यू कैन गो into any damn concept in your higher classes बेटा। तो इसीलिए बेटा पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। तो रोलिंग फ्रिक्शन है इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए हम तो पहले कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या हम पढ़ते हैं? जो ट्रैप हो जाती है हीट हमारे पास और उनके लिए कुछ गैसेस, मुझे अब वहां नहीं जाना है। अब कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, हमारे पास मीथेन गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू ट्रैप दिस हीट सो दैट कि वो हमारे ब्लैंकेट को क्या रखते हैं? गर्म रख लेते हैं, हमारे अर्थ को रखते हैं गर्म रख लेते हैं अपने इस नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है बेटा। अब यहां पर सवाल है कि विच ऑफ दिस इज नॉट, वो जो नहीं है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है बेटा। सो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। सो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज नाइट्रोजन। क्योंकि आप देखती हो कार्बन डाइऑक्साइड कितना चिमनी से निकलता है और कितना ये ट्रैप करता है, मीथेन कितना चिमनी से कितना ये ट्रैप कर लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना चिमनी से ये भी निकलता है क्योंकि जब आप फॉसिल फ्यूल्स को जला देते हो, लेकिन नाइट्रोजन ट्रैप नहीं कर लेता। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाइट्रोजन बेटा। सो इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 भी क्लियर बेटा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये हुआ ऐसे और ये हुआ ऐसे। हाँ जी, ऑब्जर्व द सेटअप। एक सेटअप वहां से दिया हुआ है। सेटअप क्या है? ओके, सेटअप ऐसा है कि यहां पर बेटा एक मैग्नेटिक नीडल लगी हुई है। आप मान लीजिए कि ये मैंने एक मैग्नेटिक नीडल लगाई हुई है जो कनेक्ट है एक बैटरी के साथ, जो बेटा कनेक्ट है यहां पर एक बैटरी के साथ। और ये मैग्नेटिक नीडल यहां से दो एनोड और कैथोड के साथ कनेक्टेड है और ये हमने इसको डाला हुआ है किसी लिक्विड में, ठीक है बेटा। ठीक है, किसी लिक्विड में हमने इसको डाला हुआ है, ठीक है। अब सवाल देखो क्या बता रहा है। सवाल बता रहा है कि ऑब्जर्व द सेटअप, जिसमें यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल है और यहां पर लिक्विड है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड में कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट इन दिस सेटअप। इससे सवाल का कॉन्सेप्ट पहले देखो क्या है। जो इस सवाल का कॉन्सेप्ट है, इट होली एंड सोली रिवॉल्व्स अराउंड द ओरेस्टेड्स कॉन्सेप्ट। जो ओरेस्टेड ने अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ओरेस्टेड ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि अगर कोई भी आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है
जो भी अगर कोई भी आपके पास करंट कैरिंग वायर है, वो करंट कैरिंग वायर जो है वो बेसिकली जब वो इस नीडल के पास पहुंचेगी वो करंट क्या कर रही है, वो अपने इर्द गिर्द प्रोड्यूस कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड को. A current carrying wire produces the magnetic field around its space, and due to this magnetic field which is experienced by this needle, क्योंकि needle भी एक मैग्नेट ही है, जब वो ये मैग्नेटिक नीडल जो है जब वो इस फील्ड को एक्सपीरियंस कर लेगी, वो डिफ्लेक्ट कर लेगी. तो कैसे लेकिन डिफ्लेक्ट कर दिया, जब करंट बेसिकली वायर में आ गया. वही तो हमको अरिस्टोटल ने दिया. अब सवाल वाला बता देता है कि इसने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि किस वाले लिक्विड में वो करेगा. ठीक है, अगर हम बेटा सबसे पहले इसने ऑप्शन दिया हुआ है लेमन. अगर हम लेमन जूस की बात कर लेंगे, द टाइप ऑफ द एसिड विच इज बेसिकली प्रेजेंट इन द लेमन दैट इज कॉल्ड एज द साइट्रिक एसिड, उसको हम बेटा बता देते हैं साइट्रिक एसिड. अगर मैं अपने इस साइट्रिक एसिड की बेटा बात कर लूं, ये जो साइट्रिक एसिड होता है जब इसको हम पानी में डालते हैं या जब हम इसको पानी, ये बेसिकली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयन्स में. और आपको पहले ही ये कॉन्सेप्ट केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट में पता है कि द बेसिक थिंग दैट इज टू बी रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ द करंट इनसाइड द लिक्विड इज दैट इज बेसिकली द आयन्स. वो आयन्स होते हैं, जब भी आयन्स चलते हैं तभी, जब आयन्स मूव करते हैं तभी तो करंट प्रोड्यूस हो जाती है. इसका मतलब जब साइट्रिक एसिड यहां पर डिसोसिएट हो गया अपने आयन्स में, और जब वो आयन्स यहां पर मूव करने लगे उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो गई, और उसी की वजह से, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, उसकी वजह से यहां पर नीडल ने डिफ्लेक्ट कर दिया. ठीक है, एक तो ये चीज है. आप बोलोगे ये भी करेक्ट आंसर क्या है, बट मैं ऐसे अभी आपको ऐसे पहले में नहीं बता रहा हूं करेक्ट, बट ना तो करेक्ट यही है. बट सुनो आप दूसरा ऑप्शन डिस्टिल्ड वाटर क्या है. अगर आप डिस्टिल्ड वाटर की बात कर लोगे बेटा, अगर आप मुझे बताओगे सर ये क्यों नहीं करता है करंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को, तो मैं यहां से जवाब दूंगा. पहले डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है बेटा. अगर आप अपने टैप वाटर की बात कर लोगे, उसमें मिनरल्स होते हैं, आयन्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं. लेकिन बेटा याद रख लेना एक बात, अगर आप इसी टैप वाटर को घर में उबाल रहे हो और इसको अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आप ऊपर उबाल रहे हो, तो जो ये बॉइलिंग पॉइंट से आप इसको उबाल रहे हो थोड़ा सा ज्यादा, उतना भी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, उसकी वजह से जो वहां पर जो वेपर्स निकलते हैं, और अगर आप इसको किसी सेपरेट बीकर में रख रहे हो एंड यू आर कीपिंग दिस वाटर वेपर्स इन अ सेपरेट बीकर फॉर द कंडेंसेशन, वो वाटर वेपर्स कंडेंस होकर वो वहां पर एक प्योर वाटर बना रहे हैं, दैट इज द H2. और आपको ऑलरेडी पता है कि H2O जो होता है उसमें होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग. बराबर आपके टीचर्स ने भी ऐसे आपको पढ़ाया होगा जैसे मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं. H2O में बेटा होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसमें होती है बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि आप देखते हो यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है बिटवीन द 2H एंड द O. ठीक है बेटा, ठीक है बेटा. अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट अब यहां पर, अब जो बेसिकली होते हैं टैप वाटर में मिनरल्स होते हैं, आयन्स होते हैं, वो हम उसको उतना भी उबाल नहीं रहे सो दैट कि मतलब वो मिनरल्स भी ऊपर चले जाए वाटर वेपर्स, नहीं, सिर्फ वाटर वेपर जाने चाहिए, और जो मिनरल्स है, आयन्स है, वो रहते हैं उसी वाटर में. ठीक है, किस वाटर में रहते हैं, जिसको आप हीट कर रहे हो, और आपको वहां से मिल रहा है प्योर वाटर, फ्री ऑफ आयन्स, फ्री ऑफ मिनरल्स, फ्री ऑफ द एसिड्स, फ्री ऑफ द बेसिस. वो रहता है सबसे डिस्टिल्ड वाटर, वो सबसे प्योर वाला पानी. जब तो उसमें आयन्स ही नहीं है तो कैसे वो कंडक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो डिस्टिल्ड वाटर नहीं कर सकता. फिर वेजिटेबल ऑयल सिमिलरली ये भी नहीं कर सकता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हनी भी आपका कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिक, क्यों, क्योंकि डिसोसिएट आयन्स में नहीं हो जाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा लेमन जूस. शाबाश. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आराम से समझ में आया होगा. और क्यों मैं बोल रहा हूँ समझ में आया होगा, अब तो अंदर से बता रहे हो कि सर हमने तो पेपर दिया, और वही बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, दिस इज द बिगिनिंग. प्लीज यूटिलाइज दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर हायर क्लासेस, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स बेस बन रही है आपके हायर क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स के लिए बेटा. सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से हुआ होगा बेटा. शाबाश. इसके बाद हम आगे बढ़ लेंगे. शाबाश. इसके बाद हम बेटा आगे बढ़ लेंगे. इसके बाद हम बेटा आगे बढ़ लेंगे. शाबाश, बहुत ही अच्छा. शाबाश. लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, when the fusion of the male and the female gametes takes place outside the female body, not outside the female body, it is to be called as the external fertilization. सही बात है. external fertilization is common in, वो external fertilization के फिर इसने 4 ऑप्शंस दिए. देखो बेटा, पहले मैं थोड़ा समझाऊंगा कोई कंसेप्ट यहाँ पर. देखो बेटा, जो होता है ना बेटा द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल gametes, दैट प्रोसेस इज टू बी बेटा कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन. इसी फर्टिलाइजेशन के 2 किस्म होते हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरी को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन.
अगर यही फ्यूजन हुआ बेटा इनसाइड द फीमेल बॉडी, इट इज टू बी कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर यही फ्यूजन हुआ आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर हम ह्यूमन्स की बात कर लोगे, जो आपकी माँ होती है उसके अंदर जो स्पर्म और द वो बेसिकली होते हैं, स्पर्म तो इंजेक्ट कर लेगा मेल, लेकिन जब वो बेसिकली फ्यूज हो जाते हैं, जब उसकी फर्टिलाइज वो होती है ना इनसाइड द, क्योंकि आपका जो जाइगोट होता है वो कहां पर बनता है, फीमेल बॉडी के अंदर, और उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, वो भी फीमेल बॉडी के, उसके बाद आपका फीटस। लेकिन बेटा यहां पर समझ लेना ये बात कि क्वेश्चन बता रहा है कि नहीं, वो आप इन चार ऑप्शंस में वो ऑप्शन बोल दीजिए कि जब फर्टिलाइजेशन बाहर हो जाती है, एक्सटर्नल। तो अगर हम ह्यूमन्स की बात कर लेंगे, ह्यूमन्स में तो अंदर। अगर हम बात कर लेंगे फ्रॉगस की, देखो बेटा मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग क्या कर लेते हैं, जो इस राना टिग्रीना की बात कर रहा है, तो ये क्या कर लेते हैं, ये मेल फ्रॉग डालता है स्पर्म, लेकिन कहां पर, वो फीमेल के इंजेक्ट नहीं कर, वो डालता है पानी में। फीमेल फ्रॉग भी क्या करता है, वो अपने एक्स ओवा डालता है, कहां पर डालता है, पानी में डालता है। और यहां पर वो बहुत सारे ये डालते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा हम बोलते हैं कि इनका आपस में मिल जाना थोड़ा मुश्किल ही होता है, बट ये दोनों क्या करते हैं, इनमें जो ये पानी में डालते हैं और वहां पर इनकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है बेटा, बट इट इज आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अगर आप कर लोगे काउज और डॉग्स की बात, वो हो जाती है आउटसाइड, वो सॉरी, अगर आप कर लोगे काउज और डॉग्स की बात, वो हो जाती है बेटा इनसाइड। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज द फ्रॉग्स, क्योंकि फ्रॉग्स में क्या होता है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ये बेटा पानी में फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, वहीं पर इनका बेटा ये एग, वहीं पर वो ओवा और ये डाल देते हैं, क्या उसको बस स्पर्म्स डाल देते हैं, ठीक है बेटा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको आराम से समझ में आया होगा। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉग्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। A virtual image larger than that of the object can be produced by, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी बेटा, बट इस क्वेश्चन को भी मैं कॉन्सेप्ट से बेटा आपको समझाऊंगा कि कब कैसे जो वर्चुअल इमेज होती है वो किस में पाई जाएगी, और वो भी जब वो ऑब्जेक्ट से साइज से बड़ी हुई होगी। जैसे बेटा मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, अगेन आई होप कि आपके टीचर्स ने भी आपको बेटा ऐसे ही समझाया हुआ होगा बेटा। देखो बेटा सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, बट मुझे पहले ही एक जो हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इन केस ऑफ द लाइट में, ये कॉन्सेप्ट वो है कनकेव मिरर का। अगर मैं कनकेव मिरर यहां पर बना लूं बेटा, अगर मैं कनकेव मिरर बना लूं, ये तो आपको पता है जिसका कनकेव मिरर, और यहां पर होता है बेटा पोल, ये होता है बेटा फोकस, ये होता है बेटा सेंटर ऑफ द कर्वेचर। कनकेव मिरर का एक केस है जब मैं ऑब्जेक्ट को रख लेता हूं बेटा बिटवीन द पोल एंड द फोकस, रख दिया बेटा मैंने इसको पोल एंड द फोकस के दरमियान। ओके, जब ऑब्जेक्ट से पड़ी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द कनकेव मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आपने गोल्डन रूल्स में भी पढ़ा होगा, ये निकलती है बेटा कहां से, ये निकलती है बेटा फोकस से। उसके बाद हम दूसरी रे डालते हैं बेटा सेंटर ऑफ द कर्वेचर से। आपको पता है गोल्डन रूल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास हो जाती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये बेटा आ जाती है वहीं से, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये बेटा आ जाती है वहीं से वापस। अब कितना भी यहां से एक्सटेंड कर लो, ये बेटा डाइवर्ज होते जाएंगे, लेकिन अब वहां से मुझे पता है इमेज कब मिलती है, जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट कर लेंगे, इंटरसेक्ट कर लेंगे। अब मैं क्या कर लूंगा, मैं इस वाली रे को, पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा प्रोड्यूस कर लूंगा पीछे, देखो बेटा कर दिया प्रोड्यूस। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे निकली उसको भी प्रोड्यूस कर लूंगा, ये मैं कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बेटा। तो इन्होंने यहां पर बेटा मीट कर दिया, इसको हम यहां पर ऐसे कर लेंगे, पीछे से हम मानेंगे कि सपोज प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी लंबी हमने यहां पर एक्सटेंड कर दी, और यहां पर बेटा ये मिल गई। सो दिस इज बेटा द इमेज, ये बेटा आपको मिल गई इमेज, और इमेज तो खड़ी है तो वर्चुअल इमेज बड़ी है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। सो ये तो क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन आपका डिमांड कर रहा है कि वर्चुअल इमेज बन गई ना, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से भी बड़ी बन गई ना बेटा। तो उसको वो किस वाले केस में पॉसिबल है, कनकेव लेंस में तो पॉसिबल नहीं है, कनकेव मिरर में पॉसिबल है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर में भी बेटा नहीं, और प्लेन मिरर में भी बेटा नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कनकेव मिरर बेटा। So this was your question number 6. Let's now move to question number 7 beta. The life cycle of a butterfly
completes through different stages, that is a larva, pupa and the adult butterfly as shown in the figure C. This transformation of the larva into the adult, बेटा पढ़ाया हुआ है इसको बोलना, बेटा बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के कांसेप्ट को पढ़ाने के लिए 2 लेक्चर्स लग जाते हैं बेटा, इनफैक्ट ये कभी 3 लेक्चर में भी चला जाता है, क्योंकि जब हम पूरा वहां पर रिप्रोडक्टिव साइकिल बेटा पढ़ा देते हैं। सो इस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं एज द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्लोनिंग, अब फॉर एग्जाम्पल इसका दूसरा ऑप्शन है क्लोनिंग। क्लोनिंग बेटा क्या होता है और खेल रहा है आपके एग्जामिनर ने आपके दिमाग के साथ। क्लोनिंग होता है जब एक एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है आपकी पैरेट की, जैसे हम आप देखते हो बाइनरी फिजन हो जाता है अमीबा में। अमीबा क्या करा, अमीबा जो वो रेप्लिकेट कर लेता है ना, मतलब जैसे उसकी बॉडी जब डिवाइड हो जाती है, दूसरी बॉडी भी, दूसरा ऑफस्प्रिंग जो बन जाती है, हम जो उसका जो बच्चा होता है वो भी अमीबा ही होता है ना, मतलब सेम एग्जैक्टली बॉडी डिजाइन भी। बट बेटा यहां पर और एक कॉन्सेप्ट रखना, अगर आपको कितना भी कोई बताएगा क्लोनिंग, बस वरना तो मैं थोड़ा समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट को। क्लोनिंग जो होता है ना, क्लोनिंग में अगर आप बोलोगे बेटा क्लोनिंग इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, बट फिर भी याद रख लेना, मेरे से कॉन्सेप्ट ले लेना, गाइटन का कॉन्सेप्ट है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डीएनए कॉपिंग के दौरान कुछ ना कुछ गलती तो होगी ही होगी। इट इज नॉट पॉसिबल कि 100% क्या बराबर सेम वही पेरेंट मिल जाएगा, नहीं बेटा। क्लोनिंग कहीं पर भी लिखा हो 100%, कहीं क्लोनिंग कहीं पर भी लिखा हो एग्जैक्ट कॉपी, लेकिन समझ लेना डीएनए कॉपिंग के वक्त कोई ना कोई वहां पर खामी रहेगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 100 में से 100 क्या वापस क्लोनिंग में भी एग्जैक्ट कॉपी होगी। ये एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये समझ में यहां पर आया होगा वेल एंड गुड, नहीं आया होगा तो छोड़ लेना कॉन्सेप्ट को। क्लोनिंग है बट ये क्लोनिंग को थोड़ा टच कर दिया। सो क्लोनिंग इज नॉट द करेक्ट आंसर। कर लो बात फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। None of these. So the correct option is metamorphosis. Metamorphosis is the correct option of the question number 7 बेटा. So I hope कि question number 7 भी आपको अच्छे से यहाँ पर बेटा क्लियर हुआ होगा। Metamorphosis बेटा इसको बता देते हैं। शाबाश 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 बेटा। Let's now move to question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर इसने दिया हुआ है बेटा। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसको हम बता देंगे बेटा। अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बेटा बात कर लेंगे, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है डिपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ अ मेटल सरफेस किसी और मेटल सरफेस पर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है सो दैट कि अगर फॉर एग्जांपल आयरन हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, हम बोलते हैं बाहर इसको क्या हो जाएगा, इसको रस्टिंग हो जाएगी, इसको क्या हो, इसको हो जाएगा, इसको जो ये जो मॉइस्चर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर जो होता है उसकी वजह से जंग लग जाएगी। और इसको हम कैसे बचाएंगे? इसको हम किसी और मेटल की कोटिंग कर लेंगे, फॉर एग्जांपल जिंक की कोटिंग, निकल की कोटिंग, क्रोमियम की कोटिंग कर ले सो दैट कि इस जंग से ये बचे। इसी प्रोसेस को बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब सवाल क्या बोलता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये किस फिनोमेनन पर बेस्ड है, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आपके टीचर ने बेटा आपको पढ़ाया हुआ होगा क्योंकि इसमें 2 चीजें होते हैं। ये सारा किया जाता है बेसिकली लिक्विड में, उसके इलेक्ट्रोलाइट में इसको हम बेटा डाल देते हैं। वहां पर एनोड अलग होता है, कैथोड अलग होता है। जिसको डालते हैं वो एनोड होता है, कैथोड। ये आपको टीचर्स ने आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा दिया हुआ है, एक लंबा कॉन्सेप्ट है। बट कॉन्सेप्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बेटा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि आप देखते हो जिस आयन्स में, क्योंकि जिस इलेक्ट्रोलाइट में वो डालते हैं वो आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है, और आयन्स में जब डिसोसिएट हो जाता है तब बेसिकली वहां पर करंट, तब वो जब वो फ्लो करते हैं तो करंट बेटा प्रोड्यूस हो जाती है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक current beta. So what is the correct option of this question? The correct option of this question is C, chemical effects of the electricity. Now let's move to question number 9. When you raise your right hand in front of the plane mirror, it is seen as the left hand. ठीक, this is due to multiple reflection. No, this correct, गलत option. Lateral inversion. Lateral inversion is the correct. क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी अष्टावांतिम शीश वो 3 शीशियां पीछे से रख लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं हम कि हाँ जी चलो ये 3 बार रिफ्लेक्ट हो गई। वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो वो कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, आप लेटरल इन्वर्जन की करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम जब बोलते हैं आप शीशे के आगे, प्लेन मिरर आगे हो, आप राइट उठाते हो, वहां से दिखता है लेफ्ट। इस कॉन्सेप्ट को लेटरल इन्वर्जन हम बेटा बता देते हैं। वर्टिकल इन्वर्जन नहीं, वर्टिकल इन्वर्जन हो गया मतलब अगर मैं शीशे के, कोई शीशा ऐसा होता है वहां पर मैं उल्टा दिख जाऊंगा,
तो उसको बेटा बोलते हैं वर्टिकल इन्वर्जन, अपसाइड डाउन ना, एंड नन ऑफ दी, और चौथा ऑप्शन क्या है, बोथ बी एंड सी। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा लेटरल इन्वर्जन, उसी फिनोमिनन को इन विच व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर एंड यू आर आप अपना जो ये राइट हैंड है उसको फॉर एग्जांपल ऊपर कर रहे हो तो आपको वहां से लेफ्ट हैंड दिखेगा, या अगर आप यहां से लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहे हो वहां से राइट हैंड दिखेगा ऊपर होते हुए। इसी कॉन्सेप्ट को बेटा बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये भी मैंने आपको लाइट में पढ़ाया हुआ है और आई होप कि आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया हुआ होगा। ड्यू टू द फोर्सेज ऑफ द, अच्छा उसके बाद क्या है, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द करेक्ट set of responses from the column B for the words given in the column A. Smog, अगर हम बेटा स्मॉग की बात कर लेंगे, जैसे हम यहाँ इसने दिया हुआ है यहाँ स्मॉग, बेटा स्मॉग होता क्या है? स्मॉग तो सिंपली होता है कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फॉग होती है, जैसा कशिर पर जैसे बना वनल, ये सर्दी में होती है और जो चिमनी से निकलता है बेसिकली स्मोक वमोक, जब वो स्मोक जो होता है जब वो मिल जाता है फॉग के साथ बेटा, उसी को हम बेटा नाम देते हैं एज द स्मॉग। That is to be basically called as the smog. Smog तो हम उसी चीज को बोलते हैं। तो स्मॉग की वजह से क्या होता है, क्योंकि बोलते हैं ना, ये भी डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ये जब ये होता है मतलब ज़्यादा आसान स्मॉग ज़्यादा एल्डर पेशेंट्स का नहीं, जो चेस्ट रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो ब्रीथिंग में है वो थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। ठीक है बेटा। अगर आप बात कर लोगे सल्फ्यूरिक एसिड में, हम देखते हैं ना जब हम फॉसिल फ्यूल्स हम जला देते हैं वहाँ से निकलता है बहुत सारा वो स्मोक, उनमें भी ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर होते ही होते हैं बेटा। जो ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है यही बेसिकली जब फिर बारिश बरसती है और वो इसके ऑक्साइड के साथ जब वो मिल जाता है तो वहां पर एसिड रेन डेवलप हो जाता है, उसी को हम एसिड रेन कहते हैं बेटा। अगर आप बात को लेके कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड ये एक वाहिद गैस है ना जो बेसिकली हम बोलते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जला देते हैं और उसके बाद जब वहां से वो धुआं निकलता है, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली प्रेजेंट। और कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, ये बेसिकली ट्रैप करता है हीट को। जब इसने बहुत सारी हीट को ट्रैप कर दिया तो हो गया ना बेटा ग्लोबल वार्मिंग। क्या आपका टेम्परेचर नहीं अर्थ का बड़ा मोर देन दैट ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर। खता किसकी? खता आपकी बेटा। खता क्यों है आपकी? आप जला रहे हो अपने लालिश के लिए उन फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ही हाई क्वांटिटी में, सो दैट कि देयर शुड बी द ट्रमेंडस क्यों? ताकि वहां से बहुत सारा गैस निकल रहा है। आपको एनवायरनमेंट की फिक्र नहीं, आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर की फिक्र नहीं, आपको अपनी लालिश है, आपकी इंडस्ट्री चलनी चाहिए, आपका कारोबार चलना चाहिए। पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बेटा निकलेगा उतना ट्रैप हीट ज्यादा हो जाएगी, उतना ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा याद रख ले। और बॉइलिंग हम क्यों करते हैं? सो दैट कि वाटर प्यूरिफाई हो जाए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेटा मर जाए। सो द करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी। देखो क्यों, वहां पर स्मोक में दिया हुआ है डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, सल्फ्यूरिक एसिड में दिया हुआ है बेटा वहां पर एसिड रेन, कार्बन डाइऑक्साइड में दिया हुआ है वहां पर प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर, और बॉइलिंग में दिया हुआ है वहां पर व्हाट इज टू बी कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड जो बेसिकली यहां पर है दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग, और बॉइलिंग जो यहां पर है दैट इज द डिफिकल्टी इन बॉइलिंग जो यहां पर दैट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर। ऑप्शन नंबर सी इज द बेटा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. The mode of the reproduction in which an organism divides itself into the new organism of its own kind, जिसको क्लोनिंग कहते हो, that is to be called as, इसी को बेटा बोलते हैं बाइनरी फिजन। बडिंग नहीं, बडिंग क्यों नहीं? बडिंग में क्या करता है हाइड्रा वहां से क्या वो डेवलप करता है एक स्मॉल आउटग्रोथ जिसको आप बोलते हो बड, वहां से फिर नया ऑर्गेनिज्म निकलता है। तीसरी बात गिविंग बर्थ टू यंग वंस, दिस इज नॉट, एंड चौथा क्लोनिंग नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ द फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, वो तो सीधी सी बात है, ऐसे समझाऊंगा इस बात को। सपोज कोई बॉलर बॉल कर रहा है और यहाँ से बैट्समैन शॉट लगा रहा है, क्या वो जब शॉट लगाने के बाद बॉल उम्र भर के लिए चलती है? नहीं, कहीं ना कहीं पर वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन जो उसको अपोज कर लेता है, सो इट डिक्रीजेस द स्पीड। सो द करेक्ट आंसर इज बेटा इसका डिक्रीज हो जाना बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13, वी कैन प्यूरिफाई द वाटर बाई एडिंग डैश इन इट। ओ बेटा, कहीं पर भी किसी भी वाटर प्रोजेक्ट्स में आप चले जाओ, वहां पर आप हमारे घर के नजदीक रंगिल है, तो वहां पर क्या होता है पानी को साफ करना होता है। कैसे करते हैं? क्लोरिनेशन से करते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुचल डाल देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरीन, शाबाश। The correct option of this question is chlorine. Okay. A ray of the light enters the room, falls on the plane mirror and is reflected back as shown in the figure D. During this reflection, if the angle of the incidence formed is equal to 60 degree, the angle of the reflection is. देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन आपका बता रहा है कि यहां पर इसने एक मिरर दिया हुआ है, प्लेन मिरर ऐसे, ठीक है बेटा। यहां पर बेटा आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये बेटा आपका नॉर्मल है,
और ये बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, एंड दिस इज द इंसिडेंट लाइट। ये बोलता है वहां से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज द 60 डिग्री। अब आपको बताना है इस हिसाब से एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन क्या है। तो बेटा सरासर ये जो वाला क्वेश्चन जो है इट इज बेस्ड अपॉन द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। बेटा आपके टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ होगा जो लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट है बेटा वो बेसिकली दो है। क्या क्या है? द एंगल ऑफ, एक सबसे पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है बेटा मेरे अपने स्टूडेंट्स को। दूसरा चीज यहाँ पर जो जिस पॉइंट पर आपका ये क्वेश्चन डाला हुआ है वो ये चीज है कि सेकंड लॉ बता देता है कि एंगल ऑफ द इंसिडेंस बेटा जो होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन को बेटा। तो एंगल ऑफ द इंसिडेंस अगर वहां से दिया हुआ है 60 डिग्री तो ऑटोमेटिकली जो आपका एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन है बेटा ये भी 60 डिग्री ही होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है बेटा। Now let's move to question number 15. Find the correct sequence of the stages of the human reproduction. हाँ क्या होता है अभी को अगर मैं बताऊं, देखो सबसे पहले क्या होता है क्वाइटस हो जाता है, दैट इज द इंटरमीटिंग ऑफ द दिस क्वाइटस इज अ गुड टर्म। इनफैक्ट आपको याद रखना चाहिए बेटा यार, उस जहाँ पर इंटरमीट कर लेते हैं मेल एंड द फीमेल दैट इज टू बेटा कॉल्ड एज द क्वाइटस। तो क्वाइटस में क्या हो जाता है, मेल इंजेक्ट करता है स्पर्म को और फीमेल रिलीज करती है ओवा को, तो इन दोनों का फ्यूजन उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्पर्म एंड द ओवा फ्यूज हुए। जब वो फ्यूज हुए तो फ्यूजन तो उसके वहां से क्या बन लेता है बेटा, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से बेटा एम्ब्रियो निकलता है और एम्ब्रियो से आपका फीटस निकलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहले स्पर्म एंड द ओवा, उसके बाद आएगा जाइगोट, उसके बाद आएगा एम्ब्रियो और उसके बाद आपका फीटस आएगा बेटा। शाबाश। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द बॉडी ऑफ एन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, द बॉडी ऑफ द एयरप्लेन इज स्ट्रीमलाइन्ड सो एज टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ड्यू टू। क्यों बॉडी उसकी ऐसे, जो एरोप्लेन की बॉडी क्यों ऐसे, मतलब तोन क्या आसान था बॉडी एरोप्लेन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। और कौन सी वाली फ्रिक्शन, जो वहां पर एयर प्रोड्यूस कर रही है, उससे पैसेंजर्स कौन सी फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर लेंगे, क्लाउड्स कौन सी फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर लेंगे, सनलाइट कौन सी फ्रिक्शन प्रोड्यूस, तो एयर है, एयर का फ्रिक्शन अपोज करने के लिए, खत्म बात। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ द आईज। अगर मुझे प्रॉपर केयर ऑफ आईज करना है उसके लिए क्या करना है, उसके लिए तो एक रेगुलर चेकअप्स करने हैं डॉक्टर साहब के पास, ठीक है। इनफैक्ट इनको एक ऑप्शन वहां पर डालना था जो इन्होंने नहीं डाला हुआ है, वो था कि इन ऑर्डर टू अवॉइड कंटिन्यूसली टू बी इन द कंटैक्ट विथ योर मोबाइल फोन्स। जो आप खेलते हो, पबजी खेलते हो, आप अलग अलग गेम्स खेलते हो, वो खेलते हो, ये खेलते हो, तो वो चीज़ें वो ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर नहीं डाला हुआ है। तो क्या बता सकते हैं एग्जामिनर को? अच्छा, हैविंग द रेगुलर चेकअप्स, हाँ वो तो आपको कर लेना है बेटा। नॉट लुक एट द सन, क्योंकि बेटा याद रख लेना जो वहाँ से रेज आती है ना सन की, इतनी पावरफुल होती है आपकी प्यूपिल को, कॉर्निया को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है बेटा, सीरियसली। ठीक है बेटा। टेक अ डाइट रिच इन द विटामिन ए, हाँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी मैंने फुल दिया हुआ है बेटा स्टूडेंट्स को कि विटामिन ए मैकेनिज्म क्या होता है, विटामिन ए का कैसे वो आपकी बूस्ट कर लेती है आपकी सनलाइट, सॉरी आपकी आई साइट को, ये कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। अगर मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बैठने लगूँ तो अलग इसके लिए आधा घंटा लग जाएगा। ऑल ऑफ द अबो, सो ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बेटा हो जाता है, और इसमें अगर हम बता देते हैं कि इतना बेसिकली गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहे हैं सो दैट कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैप करते हैं हीट सन से, और जिसकी वजह से आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है वो बेटा बढ़ जाता है। इसको हम बेटा नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल जब हीट बढ़ गई तो जो सी लेवल है वो बेटा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ग्लेशियर जो होंगे वो बेटा मेल्ट हो जाएंगे और वो पानी कहाँ पर साला चला जाए, वो सी लेवल। इनफैक्ट द रीसेंट रिसर्चेस आए हुए हैं वो बता दें कि 48% ऑफ द सी लेवल कुछ ही टाइम में इंक्रीज होने वाली है। 48 सेंटीमीटर ऑफ द सी लेवल को 48, इट इज नॉट ए जोक। आप अंदाज करो इसको आप अंदर से सोचो कि 48 सेंटीमीटर क्या चाह सकते, कितना वो हो जाएगा, और बोल रहे हैं कि इतनी सी लेवल इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, वो सी लेवल भी इंक्रीज हो जाएगी, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो एग्रीकल्चर पैटर्न है उन पर भी फर्क पड़ जाएगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आधे बोलेंगे दो ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। बेटा गो विथ मी, इट इज 100% करेक्ट। यू कैन चैलेंज दिस आंसर एट एवरी पॉइंट यू लाइक, किसी भी जगह आप इस चीज का चैलेंज कर सकते हो। फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दो तीनों करेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग एंड द करोजन अ कोटिंग ऑफ द जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन इट। इसी को जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यस,
इसका आंसर है यस। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय द बाइनरी फिजन, नो इट रिप्रोड्यूसेस बाय द बडिंग, सो आंसर इज नो। Talcum powder, last question. Talcum powder is spread on the carom board to dash the friction between the carom board and the coins. तो ये तो सीधी सी बात है, रिड्यूस करना है ना फ्रिक्शन को, क्योंकि इश्तमान की कॉइन्स बहुत ही पॉइंट जो होते हैं वहाँ पर बहुत ही तेज चलने चाहिए। क्यों? जब फ्रिक्शन कम होगा, कैसे? टैल्कम पाउडर से। ओके, एंड द बी, इसका एक ही है, एक मिनट, ये एक ही क्वेश्चन नंबर 20 का एक ही ये है। नो, बी, द एनिमल इज विच यू बर्थ द यंग वंस, वो जो अपने वो वाले एनिमल जो बर्थ देते हैं, व्हाट आर दोज कॉल्ड एज, दोज आर टू बी कॉल्ड एज द विविपोरस। ओविपोरस क्या होते हैं? जो बेटा ले करते हैं एग्स, और विविपोरस को जो बर्थ देते हैं यंग वंस। तो ये बेटा थी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल 20 क्वेश्चन जो कल आपके एग्जाम में जो पेपर में आए हुए थे बेटा। तो जो आपने साइंस पेपर बेटा दिया हुआ है, तो बेटा अगर इसके बावजूद भी कहीं पर अब आपकी गलती हुई होगी तो स्टिल यू डोंट हैव टू लूज योर होप बेटा, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। और इंशाल्लाह बस इससे आपको ये चीज़ मिला, एक अप्रोच बेटा आपको इससे मिला हुआ है कि हाउ टू मतलब सिट इन द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, कैसे वहाँ पर सवाल को परखना है, कैसे वहाँ पर सवाल को सॉल्व कर लेना है। ठीक है बेटा, सो इंशाल्लाह आई विश गुड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, कि जो आपका फ्यूचर में जो आपका जो एम है, जो आपके एम्स रखे हुए होंगे या जो आपके फ्यूचर की आप क्लासेज है, उनमें आप बेटा बहुत ही अच्छा कर पाओ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लास, एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो सो दैट कि हर एक स्टूडेंट 8th क्लास के स्टूडेंट तक पहुंच जाए। और इनफैक्ट के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी आपको दिए हुए हैं, तो आप इनको पूरा दिमाग में रखोगे और इन कॉन्सेप्ट्स को आगे जाकर आगे क्लास में यूटिलाइज भी कर लोगे। तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं अभी के मैथ पेपर के साथ, तो वो भी वे हर एक सवाल फुल एक्सप्लेनेशन के लिए बेटा आपको डालने वाला हो यहाँ पर। तो दुआओं में याद रखा करिए। अस्सलाम वालेकुम।